Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EPE 5311 Post Harvest Engineering of Horticulture Crops, and today topic is chilling and refrigeration. Both are similar, but according to this temperatures value they are different. Okay. सो हम इसमें चिलिंग और रेफ्रिजरेशन क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। दोनों सेम है, बस उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है उसकी वजह से एक को चिलिंग बोला जाता है, सेकंड को रेफ्रिजरेशन बोला जाता है। सेम होता है इसी में फ्रीजिंग। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम चिलिंग देखते हैं, इसका बेसिक इंट्रो होता क्या है और इसमें टेम्परेचर रेंज क्या होते हैं। So chilling of the food is a process by which their temperature is reduced to desired holding temperature just above the freezing point of food, usually in the region of -2 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड। सो जो चिलिंग प्रोसेस जो होता है ना, उसमें हम लोग प्रोडक्ट के टेम्परेचर को बहुत ही कम कर देते हैं, और लेकिन उसका जो टेम्परेचर जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसमें बताया गया, रेंज बताया -2 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस रेंज तक होता है। मैनी कमर्शियल चिलर ऑपरेट एट हायर टेम्परेचर अप टू, जो और भी चिलर्स जो होते हैं जिसमें हम लोग चिलिंग करते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर रेंज जो होता है वो अप टू 10 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ चिलिंग इज ओनली टू द स्लो डाउन डेट्रिवेशन चेंज एंड द रिएक्शन आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, so the time and dependent of holding the chilling food determine the storage life of food। ठीक है, तो जो मैंने बताया था इसमें 10 to 12 होते हैं मैनी चिलर्स के। तो उसमें क्या होता है, जो चिलिंग हम लोग करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, क्योंकि इसमें जो भी डेट्रिवेशन चेंजेस, मतलब जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, हमारे फूड हैं, उनमें क्या होता है, जो भी कंटामिनेशन जो होते हैं बाहर एनवायरनमेंट की वजह से या उसमें मॉइस्चर हो उसकी वजह से, सो वो अगर इसमें चिलिंग हम करते हैं तो वो उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो रिएक्शंस जो होते हैं उनके अंदर में और जो माइक्रोबियल्स ग्रोथ होते हैं वो रुक जाते हैं और नहीं हो पाते। ठीक है, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग टेम्परेचर के बेस पे ही हम लोग चिलिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से प्रोडक्ट की लाइफ भी इंक्रीज हो रही है। सो चिलिंग जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होते हैं, मोस्टली ये हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस है। तो हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस के मोड होते हैं, 3 मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, सो कंडक्शन क्या होता है, अगर सेम फेस में हीट का ट्रांसफ़र हो। ठीक है, जैसे एक आयरन रॉड है या हमारा फूड ग्रेन है, तो उसका एक टिप से लेके एंड टिप तक एक ही हीट ट्रांसफ़र का फ्लो हो रहा हो, टच हो, डायरेक्ट कांटेक्ट में हो और ट्रांसफ़र हो रहा हो, तब उसको कंडक्शन बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड, बीच में अगर एयर गैप हो, मतलब हमारा प्रोडक्ट किसी हीटेड एयर के थ्रू उसमें से मॉइस्चर को रिमूव कर रहे हैं, उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, तब उसको बोलेंगे कन्वेक्शन। एंड रेडिएशन, सेम माइक्रोवेव्स के थ्रू हम लोग उसमें डायरेक्ट हीट प्रोवाइड कर रहे हैं रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, सो बाकी इसमें ऊपर में उतना ही लिखा था। टू कैलकुलेट चिलिंग रेट it is therefore necessary to evaluate surface heat transfer coefficient and B resistance offense to heat flow by any packaging material that may be placed around, ठीक है, of the food। and third one is appropriate unsteady state heat conduction equation। steady state condition means जो टाइम के अकॉर्डिंगली जो भी अगर स्टडी स्टेट बोला गया है और अनस्टडी स्टेट बोला गया है। ठीक है, तो अनस्टडी स्टेट मीन्स वो हम टाइम के अकॉर्डिंगली वेरी नहीं करेगा, और एक जो होगा वो टाइम के अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। ठीक है, सो अब देखते हैं हम रेफ्रिजरेशन। ठीक है, दोनों सेम पार्ट है। रेफ्रिजरेशन, चिलिंग में हम लोग रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम लोग उसको चिल करते हैं, और ये प्रोसेस ही कहीं ना कहीं पे रेफ्रिजरेशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, उसको साइंटिफिक वे में चिलिंग बोला जाता है। द टर्म रेफ्रिजरेशन कवर बोथ चिलिंग एंड फ्रीजिंग विच कैन बी द डिस्कस्ड ऑन द
basis of the final temperature to which the material is cooled and the type of heat removed. ठीक है, in chilling only sensible heat is extracted, whereas the freezing involves the crystallization of the water which require to removal of latent heat and therefore the expenditure of more energy and time to complete the process. So जो भी चिलिंग होता है उसमें क्या होता है, सेंसिबल हीट ऑफ प्रोडक्ट जो होता है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन फ्रीजिंग में क्या होता है, उसमें जो हीट को रिमूव करने के बाद उसको हम लोग उसमें जो भी वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनको वो क्या करेगा, क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, बाकी रेफ्रिजरेशन इज अ प्रिजर्वेशन टेक्निक. ठीक है, इट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ फूड सच एज टेक्सचर, कलर, फ्लेवर एंड न्यूट्रिएंट्स कंटेंट ड्यूरिंग स्टोरेज. सो जो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस की वजह से क्या होता है, टेक्सचर, कलर, फ्लेवर एंड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, मतलब उनकी सेल्फ लाइफ, प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बढ़ेगी तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी भी कंटेंट की जो एबिलिटी होगी, एट्रीब्यूट्स जो होंगे वो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट होंगे, तभी उसमें उसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो पाएगी. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी रेफ्रिजरेशन अफेक्ट बायोलॉजिकल मटेरियल्स इन वेरियस वे डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन, माइक्रो स्ट्रक्चर्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, ये क्या होता है रेफ्रिजरेशन प्रोसेस, इसमें हम लोग माइक्रोबियल ग्रोथ को भी कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, और सेम इसमें केमिकल चेंजेस होते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होते हैं. ठीक है, वो उन सबको रेफ्रिजरेशन प्रोसेस अफेक्ट करेगा. ठीक है, सो आगे इसमें मैंने टेम्परेचर रेंज बताया था बस कि उसमें कितना होता है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना होता है, 3.5 किलोवाट. ठीक है, सो ये सब इसमें डिटेलिंग लिखा हुआ है. ठीक है, आइस का मेल्टिंग लेटेंट हीट कितना होता है, उसमें लोअर टेम्परेचर पे उसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है स्टोर करने के लिए. ठीक, बाकी इसमें क्या यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम लोग रेफ्रिजरेंट के लिए हम लोग अमोनिया यूज़ करते हैं. ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग और रेफ्रिजरेशन प्रोसेस के लिए हम लोग रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते हैं, वो इस पे लिखा हुआ है. सो आगे देखते हैं, जैसे कि ये शॉर्ट डायग्राम है, इसमें हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इसमें यहाँ से आइस है, यहाँ से इनके थ्रू यहाँ को कूल किया गया, कूल करने के बाद यहाँ से यहाँ पास कराया गया, पास कराने के बाद ये जो एरिया है वो कूल डाउन हो गया. ठीक है, ठंडा हो गया, तो ये जो प्रोसेस होगा, होल प्रोसेस, उसको बोलेंगे रेफ्रिजरेशन. ठीक है, अब इसके लिए रेफ्रिजरेशन के लिए क्या होगा, हम लोग इसके लिए पहले सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट देखते हैं कि कौन कौन से सेलेक्ट करेंगे हम लोग. जो भी रेफ्रिजरेंट यूज़ करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होगी. सो पहला है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब वो उसको कितना हीट रिक्वायर्ड होना चाहिए, कितना हीट रिक्वायर्ड है कि वो अपना फेस चेंज करे लिक्विड टू वेपर में. कंडेंसिंग प्रेशर, उसमें कितना प्रेशर दिया जाए तो वो कंडेंस होके प्रेशराइज्ड हो जाए. ठीक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर, किस पॉइंट पे वो फ्रीज हो जाए. क्रिटिकल टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वो लिक्विफाई ना हो पाए. ठीक है, टॉक्सिसिटी, जहरीला ना हो. ठीक है, मीन्स नॉन टॉक्सिक होना चाहिए. फ्लेमेबल, ज्वलनशील ना हो. ठीक है, कोरेसिवनेस मीन्स जंक रेजिस्टेंस जो होता है ना वो हो. जैसे कि वाटर अगर हम यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट के जो भी हमारा चैम्बर होगा उसको वो उसमें जंग लगना स्टार्ट होगा. तो इसमें ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो कोरोसिवनेस हो, मतलब उसमें ना हो. ठीक है, जंग लगने वाली प्रॉपर्टी ना हो उसमें. केमिकल स्टेबिलिटी मीन्स उसका जो स्ट्रक्चर बॉन्ड जो है वो स्टेबल होना चाहिए. डिटेक्शन ऑफ लैक, ठीक है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो वो ईजिली हैंडलेबल हो. लो कॉस्ट रेफ्रिजरेंट होना चाहिए. इन्वायरमेंटल इफेक्ट, इसका जो भी रेफ्रिजरेंट होगा उसका इन्वायरमेंट पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है रेफ्रिजरेंट्स के नाम, जैसे कि फ्रोज़न 12 है, फ्रोज़न 22 है, HFC है. ठीक है, अमोनिया है. तो हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम जो होता है अमोनिया ही यूज़ करते हैं. तो इसमें केमिकल फार्मूलाज लिखे हुए हैं, मीन्स केमिकल उनका प्रॉपर्टीज़ लिखा है कि उनका मॉलिकुलर वेट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है,
इवोपरेटिंग प्रेशर कितना होता है, कंडेंसिंग प्रेशर कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, रेफ्रिजरेशन कितना होता है, ठीक है, टॉक्सिसिबिलिटी, फ्लेमेबिलिटी, ठीक है। सो आगे देखते हैं हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। जैसे मैंने बताया था होल प्रोसेस जो होता है वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहलाता है। सो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है कंडेंसर, पहला कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर, तीसरा एक्सपांशन वाल्व, चौथा इवोपरेटर, ठीक है। सो इन चारों के थ्रू हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क करता है, इनके बेस पे रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क करता है। इसमें लिक्विड्स इन चारों कंपोनेंट से पास होते हैं, वो अपना फेस चेंज करेंगे, उसको कंप्रेस किया जाएगा, कंप्रेस करने के बाद कंडेंस किया जाएगा, कंडेंस करने के बाद प्रेशराइज्ड किया जाएगा, ठीक है। प्रेशराइज्ड करने के बाद उसका फेस चेंज होगा वेपर टू लिक्विड, ठीक है, या लिक्विड टू वेपर, ठीक। तो इसमें जैसे दिखा हुआ है मेजर कंपोनेंट ऑफ द सिंपल मैकेनिकल, ये जो सिस्टम है ना मोस्टली हम लोग इसके लिए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिकल वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, कंप्रेशन। तो ये फिगर में दिख रहा है जो भी, एज सोन ए कंपोनेंट इन द फेस चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू गैस देन बैक टू लिक्विड, ठीक, जैसे कि मैंने बताया था। बाकी सेम डिटेल इस पे लिखा हुआ है, सो मैं आगे स्किप करता हूँ। अब हम देखते हैं मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल। दिस मेथड जो मैंने बताया था उसमें कंपोनेंट्स बेस पे, तो उसी का ये फ्लो डायग्राम है। इस पे एक वर्किंग प्रोसेस लिखा गया है कि कंप्रेशन हो रहा है तो उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, अगर एक्सपांशन वाल्व है तो उसमें क्या हो रहा है, और जैसे इवोपरेटर है तो उसमें क्या हो रहा है, और हमारा कंडेंसर है तो उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं इस साइकिल में क्या होता है। This method takes advantage of the latent heat needed for the refrigerant to change phase. The refrigerant, which is a fluid, evaporates at very low temperature. It is circulated in an evaporator condensation cycle, and the energy is absorbed during the evaporation. ठीक है, is used to transfer heat from the refrigeration chamber to a sink. ठीक है। So जैसे कि मैंने बताया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन जो साइकिल होता है ना उसको हम लोग कार्नोट साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें मैंने कंपोनेंट्स बताए थे 4 कंपोनेंट्स, कंप्रेसर है, उसमें जो प्रोसेस होगा वो कंप्रेशन, ठीक है। कंडेंसर है, कंडेंसर में जो प्रोसेस होगा उसको कंडेंसेशन। चौथा जो एक्सपांशन वाल्व में जो प्रोसेस होगा उसको एक्सपांशन, और इवोपरेटर में जो प्रोसेस होगा उसको इवोपरेशन। सो हम फोकस करते हैं फर्स्ट कंप्रेशन से, ठीक है। सो कंप्रेशन में क्या होता है, इसमें जो ये डायग्राम है इसमें 1 to 2 जो प्रोसेस है वो हमारा कंप्रेशन है, ठीक है। सो कंप्रेशन में देखते हैं इनिशियली द रेफ्रिजरेंट इनटू द गैस स्टेट, ठीक है। पहले वो गैस स्टेट में होता है, वर्क इज डन ऑन इट बाय द कंप्रेसर, जहाँ पे हमारा वर्क आउट मिलता है। when its pressure and temperature are evaporated and resulting in the superheated gas with increase एंथैल्पी, ठीक है। जब भी यहाँ तक आता है तो अपने को वर्क मिल जाता है। सेकंड पॉइंट पे वर्क मिलने के बाद क्या करता है वो सुपर हीटेड गैस में कन्वर्ट हो जाता है और एंथैल्पी को इंक्रीज कर देता है। सेम कंडेंसेशन 2 to 3 जो है वो कंडेंसेशन प्रोसेस है, कंडेंसर में हो रहा है, ठीक है। द सुपर हीटेड गैस इंटर्ड इन द हीट एक्सचेंजर कॉमनली टू द रेफर टू द हाई टेम्परेचर एक्सचेंज और कंडेंसर using either air is cooled or water cooled atmosphere. The refrigerant gives up heat to the surrounding and condense from the saturated liquid, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, जब वो गैस के फॉर्म में था वो यहाँ पे क्या, तो ऑलरेडी वो हीटेड है, तो यहाँ पे क्या करेगा वो एटमॉस्फेयर को अपना हीट रिलीज करेगा और उसके बाद अपना फेस चेंज करेगा, ठीक है। मीन्स उसको जब कंडेंसेशन मीन्स उसको ठंडा करेंगे तो वो क्या करेगा, गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं हम एक्सपांसन, ठीक है। यहाँ पे जब जो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो द लिक्विफाइड रेफ्रिजरेंट इंटर टू द एक्सपांसन इंजन विच सेपरेट the high and low pressure region of the system. As the refrigerant passes through the engine, it experience a pressure drop together with the drop in temperature, ठीक है। यहाँ पे एक्सपांसन वाल्व क्या होता है, उसमें जो भी हमारा लिक्विड जो आएगा, ठीक है,
वो क्या करेगा, हाई और लो प्रेशर रीजन में उसको चेंज कर देगा। अपने को जितना रिक्वायर्ड होगा उस रेंज में वो चेंज कर देगा। अगर लो है तो लो, हाई टू लो, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो मिक्सचर होगा हमारा लिक्विड होगा, ठीक है, वो हमारा जाएगा इवोपरेटर में। तो इवोपरेटर में क्या होगा, ड्यू टू द एनर्जी रिसीव इन हीट एक्सचेंजर ऑल्सो नोन एज द लो टेम्परेचर एक्सचेंजर और इवोपरेटर, द रेफ्रिजरेंट इवोपरेटर, द सेपरेटेड वेपर में गेन मोर एनर्जी एंड बिकम सुपर हीटेड बिफोर एंटर द कंप्रेसर एंड कंटिन्यू द साइकिल। सो यहाँ पे जो हमारा इवोपरेटर का मेन वर्क होता है कि उसका फेस चेंज करना। मीन्स अगर वो लिक्विड है तो उसको वो वेपर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसमें हीट मिल रहा है। हीट एक्सचेंजर है ये, एक हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हीट एक्सचेंजर है, जहाँ पे वो हीट को एक्सचेंज करेगा अपने से हमारे लिक्विड में, हमारा जो भी अमोनिया है उसमें, जो भी हम लोग रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें, तो उसको वो फेस चेंज करा देगा लिक्विड टू वेपर में। देन ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। हमको हीट रिजेक्ट करना पड़ेगा कहीं पे, मतलब जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट है वो हीट कहीं पे गेन करेगा, जैसे यहाँ पे हीट वो गेन कर रहा है, ठीक है, लेकिन कंडेंसेशन में वो हीट दे रहा है, ठीक है, बाहर में। सो इसी का सेम था प्रेशर एंथैल्पी चार्ट, ठीक है, जैसे कि ये एक शॉर्ट है इसका। जब उसमें प्रोसेस जो होंगे कि कब टेम्परेचर जो होगा वो हाई होगा, कब लो होगा, उस बेस पे इसमें प्रोसेस दिए हुए हैं। जैसे देखिए इसमें ये लिखा हुआ है प्रेशर एंथैल्पी के बीच ये ग्राफ बना है। एक जो है हमारा सब कूल्ड रीजन है और एक जो है हमारा सुपर हीटेड रीजन है, ठीक है। एक में ठंडा है, दूसरा हमारा गर्म है, ठीक है। एक बहुत ठंडा है, दूसरा हमारा बहुत गर्म है, ठीक। सो आगे हम देखते हैं इसमें। जैसे इसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट टू जो प्रोसेस होगा हमारा कंप्रेशन के बाद फर्स्ट जो टू प्रोसेस जो होगा उसमें हमारा कांस्टेंट एंथैल्पी कंप्रेशन होगा, ठीक है, कंप्रेशन। सेकंड टू थर्ड जो होगा वो हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर कंडेंसेशन का है, तो उस टाइम पे कांस्टेंट टेम्परेचर जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। थर्ड टू फोर्थ जो होगा वो हमारा एक्सपांसन होगा, कांस्टेंट एंट्रोपी एक्सपांसन। तो इस टाइप पे एंट्रोपी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। 4 to 1 जो होगा वो होगा हमारा टेम्परेचर जो होगा कांस्टेंट होगा और इवोपरेशन प्रोसेस होगा उस टाइम पे। जैसे कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, ये भी प्रेशर और एंथैल्पी के बीच ये ग्राफ प्लॉटेड है, ठीक है। सो सेम इसी का है, सेम वही प्रोसेस है। सैचुरेटेड वेपर है, सैचुरेटेड लिक्विड है। फर्स्ट टू में वो वेपर में रहता है, देन 3 to 4 जब आता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर 4 to 1 में वो वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक। सिमिलरली इसमें पॉइंट्स वाइज लिखे हैं कि कौन सा कंप्रेशन है, कौन सा कंडेंसेशन है, कौन सा इवोपरेटर है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम रेफ्रिजरेशन के पार्ट्स, कंपोनेंट्स की वो क्या क्या होते हैं उनके बेस पे उनका डिटेलिंग पढ़ेंगे कि अगर उनमें कंप्रेशन है तो कौन कौन से टाइप से कंप्रेसर यूज़ किए जाते हैं, इवोपरेशन के लिए इवोपरेटर्स यूज़ करते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं। सो थैंक यू।